स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधान। यहाँ पे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि कंपैरेटिव का क्वेश्चन है या फिर ये आईजीपी से पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल्स है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो वो मोस्टली क्वेश्चन आपसे कंपैरेटिव से ही पूछे जाते हैं। ऐसे में जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो ये दो अलग टर्म है। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझने की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या और कॉन्स्टिट्यूशंस के टाइप क्या होते हैं, जो कि हमारा सिलेबस का हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ क्या है, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके अलग अलग धारणाएं हैं, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या। बट कॉन्स्टिट्यूशंस का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम लोग सब जानते हैं कि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ के आए तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमारा, वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था। एक था एंशिएंट टाइम, जब प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर आए। उसके बाद आया मिडिवल एरा। मिडिवल एरा के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं। और इन सब समय के साथ साथ जो बदलाव थे, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी वो बढ़ी। इस समय में हम जब बात करेंगे प्लेटो की या एरिस्टोटल की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वो थिंकर थे जिन्होंने सबसे पहले अपने आइडियाज के अंदर इक्वालिटी या लिबर्टी जैसी बातें की। एरिस्टोटल को थिंकर ऑफ प्रैक्टिकलिटी कहा जाता था और साथ ही इनको कहा जाता था फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मिक्स जो गवर्नमेंट होगी वो एक बेस्ट फॉर्म हो सकती है गवर्नमेंट को चलाने की। वहीं पर अगर सबसे वर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो वो डेमोक्रेसी को मानते हैं। यहाँ पर एरिस्टोटल 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से रिसर्च करते हैं और फाइनली 156 कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। निकोमन एथिक्स जैसी किताबें जो है, पॉलिटिक्स जैसी जो बुक्स हैं, उसमें एरिस्टोटल के आइडियाज हमें पढ़ने को मिलते हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने की बातें करते हैं, तो इनका सिंपल पर्पस ये होता है कि कोई भी देश जो है वो एक मिक्स गवर्नमेंट को फॉलो कर सकता है, जहां पर या तो मोनार्की को ऐड किया जाए विद द कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड कर दो। ऑल्दो डेमोक्रेसी को इंडिविजुअली, खाली डेमोक्रेसी को ये एक वर्स्ट फॉर्म या बैड फॉर्म मानते हैं गवर्नमेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिवल एरा की। देखिए, मिडिवल एरा की जब हम बात करते हैं तो ये वो समय है जब चर्चिस का बोलबाला है, चर्चिस की पूरी तरीके से होल्ड है, लॉ ऑफ गॉड यहाँ पर चलता है। अब इधर समझिए कि जब एरिस्टोटल ने अपने आइडियाज दिए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें लॉ ऑफ गॉड नहीं चाहिए, लॉ ऑफ गॉड हमें नहीं चाहिए, हमें लॉ ऑफ कोड चाहिए। क्या चाहिए? लॉ ऑफ कोड, कोड्स का लॉ चाहिए हमें। तो यहाँ पर इस एरा के अंदर पूरा मिडिवल एरा चर्चेस की होल्ड में रहा। किंग्स जो थे उनकी अथॉरिटी भी काफी कम हो गई थी। और इसी एरा के बिल्कुल लास्ट में आते हैं निकोला मैकियावेली। मैकियावेली जब आते हैं तो ये उस समय में पॉलिटिक्स और जो मोरालिटी है या पॉलिटिक्स जो है उसको अलग करने की बात करते हैं। ये किससे? चर्चेस से, गॉड से, भगवान से। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि मॉडर्न एरा जब शुरू होता है तो उस समय में तीन थिंकर्स की सीरीज हमें देखने को मिलती है और हमारे सामने आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ ही हमारे तीनों इंपॉर्टेंट थिंकर, थॉमस हॉब्स की अगर मैं बात करूं, जॉन लॉक की बात करूं, जीन जैकब रोजू की बात करूं, ये तीनों ही थिंकर अपने अपने विचारों से इस थ्योरी के अंदर इस एड को डाल के जाते हैं कि यहाँ पर हमें डिमांड है कुछ ऐसी चीजों की जो लोगों के लिए हो, पब्लिक स्फीयर में ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए थॉमस हॉब्स की, तो वो जब सॉवरेनिटी के आइडियाज देते हैं, रेडिकल नेशनलिज्म को प्रेजेंट करते हैं, तो जिस राज्य को बना रहे हैं, जो स्टेट को बना रहे हैं, वो सॉवरेन तो है पर उस स्टेट के पास भी ये राइट नहीं है कि वो विदाउट अथॉरिटी किसी की लाइफ ले सके, किसी की प्रॉपर्टी ले सके। लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व है अंडर द स्टेट। तो यहाँ पर वो स्टेट को एक लिमिटाइज पावर देते हैं, बट स्टेट जब सॉवरेनिटी की बात करेगा तो वो एक्सट्रीम पावर्स को रखता है।
वहीं पे जब जॉन लॉक आते हैं तो जॉन लॉक फंडामेंटल राइट्स की एक तरह से आप कहोगे कि नींव रख के जाते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 3 तरह के राइट्स इंडिविजुअल को देके जाते हैं। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका रिजल्ट ही सोसाइटी हुई। अब जब आते हैं रूजो तो वो जनरल विल की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। तो इन 3 थिंकर्स के साथ ही अब जो डिमांड थी, अब यहां देखिए बदलाव क्या आ रहा है। जब सबसे पहला समय था, जब ये एंशिएंट टाइम था, तो वहां इंडिविजुअल के राइट्स होते ना के बराबर थे, मोनार्कियल रूल्स थे और बहुत हार्ड मोनार्की हुआ करती थी, टायरानी थी, ऑटोक्रेसी थी, इस तरह के रूल थे जो कि बहुत ज्यादा परवर्टेड फॉर्म मानी जाती है। बट उसके बाद क्या हुआ? मिडिवल एरा आया। मिडिवल एरा आते आते जो लॉस की बात थी, कानूनों की थी, और दब गई। पर जैसे ही मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई, साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, सोसाइटी में एक बदलाव आने लगा बड़े तौर पर, और इस बदलाव ने जन्म दिया उस चीज को जिसको आप आज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यहां पर कुछ और चीजों को समझना जरूरी है। जीन जेकस के विचारों ने कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखी। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यहीं पर एक और इंसिडेंट था जो मिडिवल एरा में हुआ। हेनरी दी 8 जो इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने कहा कि चर्चेस का जो कानून है, चर्चेस का जो लॉ है, उसको अलग कर दिया जाए, चर्चेस अब इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद से ये बहस यहां पर शुरू हुई थी जो कि फिर मॉडर्न एरा तक आई। अब इन 3 थिंकर्स के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की और डिमांड हुई, जैसे जस्टिस के लिए रोवेल्स बोलते हैं, और समय के साथ बदलाव भी हम देख रहे थे। मॉडर्न एरा के साथ साथ हुआ क्या, जब 18-19 सेंचुरी आती है तो आपको वर्ल्ड वॉर्स देखने को मिलती है। अब ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अब कॉलोनाइज थे, जो अब आजाद हो रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन की बातें होने लगी। साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से तो डीकोलोनाइजेशन बहुत इंपैक्टफुल हो गई। दुनिया के ज्यादातर देश इंक्लूडिंग इंडिया, हम भी आजाद हो गए। और वो सभी देश जो आजाद हुए, उन्होंने डिमांड की एक ऐसी अथॉरिटी की जो उनकी गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रख सके फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू डेमोक्रेसी के साथ मिलके बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। बट यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करें तो क्या पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे होते हैं? क्या पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन एक ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। और रही बात प्रिंसिपल्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लैंड लॉ है, एक लॉ जो उस देश ने बनाया है, उस देश के कानूनों को वो उसके अंदर रखता है। किस तरीके से सरकारें चलेंगी, किस तरीके से समाज चलेगा, उसके ऊपर वो बातें करता है। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम जो रोज रोज बदले नहीं जा सकते, परंतु यहां पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं फ्लेक्सिबल या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हमारे सामने आने लगी तो और बहुत सारे मॉडल्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, जैसे कि प्रेसिडेंशियल मॉडल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, फेडरल जो मॉडल्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, अमेरिका और फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीफ्रेम किया काफी हद तक। और इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू समाज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और अब हर देश एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगा। यहां पर अब दूसरी टर्म जो आती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर गवर्नमेंट को बहुत पावर देता है, गवर्नमेंट ही उसको बनाती है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस पावर को मिनिमाइज करता है ताकि लोगों के अधिकारों को ना दबा दिया जाए। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली वो प्रैक्टिस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ की जा सकती है। यहां पर आप समझेंगे इसको इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन लाना एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर है, पर उसकी प्रैक्टिस जो है जो समाज में होगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस चीज को मेक श्योर करना कि लोगों के ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी ऐसी वैल्यू जो समाज के खिलाफ जा रही हो उसको हटाया जाए, लिमिटाइज किया जाए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। सो स्टूडेंट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाई दी प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब हम रूल ऑफ लॉ क्या है इसको आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है वो ये है कि जो लॉ हो, जो कानून हो, वो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक अथॉरिटी का ना हो, बल्कि लॉ कानूनों का हो, इंडिविजुअल का ना हो कि समाज का हो, गवर्नमेंट का हो। तो रूल ऑफ लॉ की जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म करती है, एंड इट इज द एप्लीकेशन टू द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स के ऊपर ये इक्वली अप्लाई होता है। सेकंड पॉइंट देखिए,
constitutionalism recognize the need of the limiting concentration of the power in the order to protect the right of group या इंडिविजुअल। क्या करना है? ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट करना है कि कोई एक व्यक्ति, कोई आर्बिट्री पावर जो है वो रूल ना करे, कोई एक व्यक्ति रूल ना करे या कोई एक ग्रुप ना रूल करे। और किसके ऊपर? या तो एक बड़े ग्रुप के ऊपर या एक व्यक्ति के ऊपर। अगले पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जर्नी, है रिटन या ये अनरिटन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिस भी गवर्नमेंट को आप चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार चुनाव के बाद इसको चूज किया जाता है, बट जब कोई देश फॉर्म होता है, कंट्री फॉर्म होती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, तो ऐसे में जो है इसको क्रिएट किया जाता है। इसको लॉ ऑफ लैंड के नाम से भी कुछ थिंकर्स बोलते हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर बात की जाए, इट इज अ प्रिंसिपल एंड अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट दैट रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ। अगेन वही पॉइंट, एक ऐसा सिस्टम जो रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, एंड लिमिटाइज द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लोगों के ऊपर असह ताकत ना लगाए गवर्नमेंट, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन वहां के लोगों को ही दबा रहा है। इसको लिमिटाइज करने के लिए जो एक प्रोसीजर है, जो एक फंडामेंटल रूल है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। बेसिकली संविधानवाद इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ प्राइमरी या बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर चीजें लिखी जाती हैं, कोई एक बुक होती है, जैसे भारत का संविधान है, विच इज द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, एज अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, और किस फॉर्म में होते हैं? अगर रिटन है तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या रिजिड भी हो सकता है, बट मोस्टली रिटन डॉक्यूमेंट जो होते हैं या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, दे आर रिजिड इन नेचर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसमें रिजिडिटी भी है। फंडामेंटल राइट्स हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी बहुत सारे एरियाज के अंदर हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। वहीं पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जाए तो जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। दे आर मोस्टली फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि अनरिटन है तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, बट ये नहीं है कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए। अब वही बात आती है यूनिटरी या फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल आपको बहुत जगह मिल सकता है, जैसे कि यूके की अगर मैं बात करूं, फेडरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। वहीं पे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए बेसिकली तो ये वोटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। वहीं पे मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी यूके का एग्जांपल आएगा कि क्वीन है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है, बट जो हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जिसको चूज किया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म की अगर बात की जाए या पार्लियामेंट्रियन फॉर्म की बात की जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यूएसएसआर का एग्जांपल आपके पास आ जाएगा, या आप अमेरिका का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर फेडरल स्टेट्स हैं बट जो प्रेसिडेंट है पूरे देश का वो एक ही है, और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन दैट कंडीशन। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का भी वो हेड रहता है। ऐसे में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाले देश बहुत सारे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है इस प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि यूके में है और इंडिया में है। प्रेसिडेंट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर रहा है, बट यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है इज प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। कई बार ऐसे में आप पढ़ते हैं कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर कोडिफाइड है तो दैट मीन्स सारे लॉज, जितने भी कानून उसमें बताए गए हैं, जितनी पॉलिसीज बताई गई हैं, वो सब फिक्स लिखी हुई हैं। अनकोडिफाइड में हम फॉलो करते हैं एक हायरार्की को, बट इट इज नॉट फिक्स्ड देयर। ठीक है, तो उनको चेंज करना या वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं।
हाँ, जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं तो कई बार कुछ स्टूडेंट इनको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि आप ये समझिए कि आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। आपके सिलेबस के रिक्वायरमेंट में आपको इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको ये पता होना चाहिए कि आज भारत किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पल आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अब एक और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। क्या है रूल ऑफ लॉ? सिंपल सी बात है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो कानून है उनका राज, कानूनों का राज। क्या कहा था अरिस्टोटल ने? वी नीड बुक ऑफ कोड्स नॉट अ बुक ऑफ गॉड्स। हमें कोडेड बुक चाहिए, हमें लॉ चाहिए, कानून चाहिए। यही बात मॉन्टेस्क्यू करते हैं, यही बात प्लेटो ने कभी की थी, और सारे के सारे थिंकर जो सीरीज में आते हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, कि समाज में निहित हो और किस प्रकार हो, कानूनों के द्वारा हो। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता? क्या भारत की अखंडता और एकता आज आजादी के 75 साल बाद भी बनी रहती? मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, रूल ऑफ लॉ ही है जिसकी वजह से ये बन पाया। इसके मीनिंग को समझते हैं, नो मैन इज अबव लॉ, नो मैन इज अबव लॉ एंड ऑल्सो एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू जुडिक्शन। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। हर व्यक्ति, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो समाज में, उसका ओहदा कुछ भी हो, एवरी वन इज कम अंडर दी लॉ, जुडिक्शन के अंदर आएंगे सब। यही है रूल ऑफ लॉ। इसमें कुछ और पॉइंट को देखते हैं। ओरिजिनेट कहां से होता है? इंग्लैंड से होता है। इंडिया बाद में इसको एक तरह से अडॉप्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ मींस लॉ ऑफ लैंड है हमारा। 1885 में प्रोफेसर ए.वी. डाइस ने इस कॉन्सेप्ट को लाए थे अपनी किताब लॉ एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन से। और लॉ एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन में जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्या है ये, तो 3 एरियाज बताते हैं जिससे रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है, या क्या इसका एक तरह से आप कह सकते हैं अस्तित्व है, वजूद है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून जो है, न्याय व्यवस्था जो है वो सबसे ऊपर होगी, कोई भी उससे ऊपर नहीं हो सकता। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति समाज में वो कानून के आगे बराबर है, उसका ओहदा कुछ भी हो, उसका पद कुछ भी हो, पर जब बात आएगी न्याय व्यवस्था की, कानून की, तो हर एक व्यक्ति बराबर है। प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, कि जो लीगल स्पिरिट है, न्याय देने का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कार्य है या मत है, वो हमेशा जो है सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाएं और थोड़ा सा एंशिएंट फिलोसफर को समझने की कोशिश करें, तो मैंने अभी प्लेटो और अरिस्टोटल का एग्जांपल आपके आगे रखा ही। इसमें अरिस्टोटल के लिए कहा जाता है कि लॉस को लेके, कानून को लेके बहुत ज्यादा सख्त थे अरिस्टोटल, और इसीलिए कहते थे कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकता। आपको अगर कोई भी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को चलाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करेगा? रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट जो इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है, इसे कहाँ पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली ये एक फिलॉसफी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ अटैच्ड है, और ये कहती है कि किसी भी देश का संविधान जो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें आधारित हैं, निहित हैं, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ है, कि लोग समाज जो है वो चलेगा किस पे, किस चीज पे चीजें आधारित होंगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस डालता है। आप किसी भी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे वो फेडरल फॉर्म हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोनार्कियल क्यों ना हो, हर जगह रूल ऑफ लॉ की जो है सुप्रीमेसी बनी रहती है। तो स्टूडेंट, आज के इस फर्स्ट लेक्चर में इन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही आप अपने डाउट्स के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।